हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम कैंट और हीगल दोनों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात तो हीगल बहुत आसान है, हीगल को आप डिस्कस कर लो। हीगल की क्या एप्लीकेशन है और हीगल से हमने क्या सीखा। हीगल से हमने सीखा एक आइडिया आता है, फिर इसका काउंटर आइडिया आता है, फिर सिंथेसिस हो जाता है। ठीक है, मतलब एक आइडिया आया, फिर उसका एंटी आइडिया आया। ठीक है, थीसिस एंटी थीसिस, फिर बन गई सिंथेसिस। फिर ये जो सिंथेसिस है, फिर ये हो गई आइडिया, फिर इसका एक एंटी आइडिया आया, एंटीथीसिस आई और फिर सिंथेसिस बन गई। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, ये डायनामिक है, ये स्टैटिक नहीं है। पहली बात तो ये है। ठीक है, डायनामिक। बाकी जितने थे पुराने वाले जो क्लासिकल थे वो सब स्टैटिक चीज़ों पर डिस्कस करते थे, और यहाँ हीगल में जो है वो डायनामिज्म है नंबर वन। और इसमें हीगल साहब एक बात ये कह रहे हैं कि जो है वो स्टेट जो है वो जस्ट लाइक ए गॉड, मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। ठीक है, जो स्टेट है, स्टेट जो है वो एक सुप्रीम सत्ता है। स्टेट का मतलब जो राज्य है। ठीक है, ये इनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी है। और हमें स्टेट के खिलाफ जो है वो कुछ भी रिवोल्ट करने का अधिकार नहीं है। हम एक ह्यूमन मैकेनिज्म की तरह हैं, ह्यूमन बॉडी की तरह हैं। सेल को बॉडी के अगेंस्ट जाने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, ये कहते हैं, मतलब एक ऑर्गेनिक रिलेशनशिप है सिटीजन का स्टेट के साथ में। ये हीगल साहब की जो है विशेषता है। और इसमें आइडिया, मतलब आइडियलिस्ट तो हैं हीगल साहब, आइडियलिज्म को फॉलो करते हैं और जर्मन फिलोसोफर हैं, ये भी हम जानते हैं। तो इनकी जो एप्लीकेशन अगर आप करो ना, क्वेश्चन अगर एग्जाम में भी आता है तो बहुत अच्छा है। ये बिल्कुल ठीक बात है। पहले एक थॉट आता है, फिर इसका काउंटर थॉट आता है, फिर सिंथेसिस हो जाता है। सिंथेसिस में क्या होता है, दोनों के टॉपिक ले लिए जाते हैं और फिर वो अपना नई थ्योरी निकाल देते हैं। ज़्यादातर आप देखोगे तो यही प्रोसेस होता है। ये साइंटिफिक प्रोसेस में भी अगर आप देखो तो ये पैटर्न देखा गया है। तो ये इनकी मतलब महानता है कि इनकी जो थ्योरी है ये वास्तव में जो है वो काम करती है। जैसे कि इनऑर्गेनिक मैटर है, इनऑर्गेनिक से फिर बना आपका ऑर्गेनिक। ठीक है, फिर ऑर्गेनिक के बाद में बना हमारा फिर मैन वुमेन, मैन वुमेन से बनी फिर फैमिली, फैमिली हो गई आपकी सिंथेसिस। ठीक है, फैमिली हुई, फैमिली के बाद फिर उससे बनी आपकी जो है फिर सोसाइटी बनी। तो इस तरीके से चलते 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 एंड पॉइंट क्या आ गया, स्टेट। तो पॉलिटिकल फिलोसफी में तो एंड पॉइंट स्टेट है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन क्या आएगा, थीसिस क्या है, एंटी थीसिस क्या है, ये चीज़ आएगी। जैसे मैन, थीसिस, वुमन, एंटी थीसिस। तो सिंथेसिस क्या हुआ इसमें, फैमिली। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से इसमें आता है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि इसमें बताओ सिंथेसिस क्या है, एंटी सिंथेसिस क्या है और सिंथेसिस क्या है। और ये डायनामिक है, स्टैटिक पोर्शन को डिस्कस नहीं करता है। और हीगल साहब ने जो है फिर वो क्रिटिसाइज भी करा है। जैसे लेबनीज का जो पोलैरिटी ऑफ रियलिज्म है उसको भी इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है। और फिर इसमें बर्कले का जो है वो है स्टैटिक पोर्शन है कि सब कुछ मोनिज्म जिसको हम बोलते हैं, उसको भी उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है। क्रिटिसाइज़ का मतलब ये नहीं होता, वो मतलब कमियां निकालते हैं और ये बताते हैं इसमें डायनामिज्म नहीं है। मतलब जो डायनामिक्स होती है, जैसे डिफरेंशियल कैलकुलस में डिफरेंशियल इंटीग्रल करते हैं, वो चीज़ नहीं है। जो डायनामिक्स है, जो मोशन है, वो मोशन को नहीं समझा पाते जो स्टैटिक पोर्शन वाले होते हैं। तो यहाँ पे हीगल एक मोशन को समझा रहे हैं। तो यही इनकी जो है वो विशेषता है हीगल की। अब हीगल के शिष्य हुए हमारे कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने हीगल के जो है प्रपोजिशंस को बिल्कुल जो है वो अपोजिट करके बताया। उन्होंने कहा कि आइडिया इंपॉर्टेंट नहीं है, मैटर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये है। और बाकी जो है कार्ल मार्क्स की थ्योरी तो हम एक सेपरेट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसमें जो उन्होंने दी है थ्योरी ऑफ एलिनिएशन, कि हम लोग काम करते हैं और काम करते हैं तो फिर उसमें हमें मज़ा नहीं आता है और वो हमसे संबंधित ही नहीं होता है, ये चीज़ है। तो उनका अलग है सिस्टम। लेकिन यह हीगल का जो है एप्लीकेशन बहुत अच्छा है। इसमें क्वेश्चंस बन भी सकते हैं, हमारी लाइफ के लिए भी जो है वो एक लेसन है हीगल का। तो अब हम हीगल से पहले का देखते हैं, कैंट का, कांट जिसको बोलते हैं। तो कांट में क्या है कि कांट से पहले दो स्कूल ऑफ थॉट चल रहे थे। एक चल रहा था एम्पिरिकल वाला, एक चल रहा था रैशनल वाला। रैशनल वाला मतलब मैथमेटिकल हो गया, सब कुछ पहले से निर्धारित है, साइंस मतलब ऑब्जेक्टिव रियलिटी जो होती है। और एम्पिरिकल वाले में जो होती है वो सब्जेक्टिव रियलिटी की बात करते हैं हम। ठीक है, ये कीवर्ड्स जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये एग्जाम में आते हैं। सब्जेक्टिव रियलिटी का मतलब जो है वो मतलब एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन, इन चीज़ों को देखने वाले। एम्पिरिकल वाले क्या होते हैं, जो एक्सपीरियंस करते हैं और ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर जजमेंट निकालते हैं। रैशनल वाले तो मैथमेटिक्स, फिजिक्स, साइंस, केमिस्ट्री, ये सब चीज़ें होंगी जो ऑब्जेक्टिव रियलिटी होती है। ऑब्जेक्टिव रियलिटी तो सबके लिए एक जैसी ही होती है और वो फिक्स होती है, 2+2 4 ही होंगे, हर जगह होंगे। लेकिन सब्जेक्टिव रियलिटी सब जगह अलग अलग होती है, वो हम पे डिपेंड करती है। तो अब सब्जेक्टिव रियलिटी वाला वो जो था, एम्पिरिकल वाले कहते थे भाई जो है वो एम्पिरिकल एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और रैशनलिस्ट वाले कहते थे कि जो रैशनल चीज़ें हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो मतलब दो एक्सट्रीम हो गए थे। कांट साहब ने इन दोनों को मिक्स कर दिया और उन्होंने बताया, वो मतलब कांट साहब जो थे वो खुद एक आइडियलिस्ट थे।
ट्रांसेंडेंटल रियलिज्म को मानते थे, ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म जिसको हम बोलना चाहिए हमको, जो मेन कीवर्ड है उनका वो ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म है। इनका जो है वो कांट साहब का, उन्होंने बताया कि एक तो डायरेक्ट परसेप्शन होता है, एक इनडायरेक्ट परसेप्शन होता है। मतलब एक तो डायरेक्ट रियलिटी होती है, एक इनडायरेक्ट रियलिटी होती है। डायरेक्ट रियलिटी जो है सब कुछ जो हमें दिखाई दे रहा है, इनडायरेक्ट रियलिटी जो मतलब हम इनडायरेक्टली परसीव करते हैं, इन्फेरेंस करते हैं, ठीक है। अब जैसे भाई कोई आदमी का सिलेक्शन हो गया कहीं, इसका मतलब उसने एग्ज़ाम पास करा था। भाई कोई अगर जिसने जेआरएफ निकाल ली, इसका क्या मतलब हुआ? इसका यही मतलब हुआ ना कि उसने जेआरएफ का एग्जाम पास करा था, तभी तो उसको जेआरएफ अवार्ड हुई। तो ये इनडायरेक्ट जो है वो रियलिटी है। डायरेक्ट तुमको पता नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट हम बता सकते हैं, और ये बात बिल्कुल ठीक है और बिल्कुल सही आती है, ठीक है। और फिर एक होता है आइडियलिज्म। आइडियलिज्म में क्या होता है, वो कहते हैं कि 12 कैटेगरी हैं हमारे मस्तिष्क में, और वो 12 जो कैटेगरी हैं उन्हीं से हम सब कुछ परसीव करते हैं, ठीक है। सीधी सी बात है, सारी मेंटल फैकल्टी हैं तो ब्रेन में ही। भाई अगर ब्रेन की फैकल्टी काम नहीं करेंगी तो फिर हम उसको परसीव कैसे करेंगे? तो ये बिल्कुल मतलब एक तरीके से आप कांट का देखो तो साइंटिफिक ही एक्सप्लेनेशन है। जैसे मेडिकल साइंस में ब्रेन का व्याख्या करते हैं कि हमारे ब्रेन के कई हिस्से होते हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा, हाइपोथैलेमस, फ्रंटल लोब, और ये सब अलग अलग हिस्सों के अलग अलग, सुनने का अलग एरिया है, बोलने का अलग एरिया है, लैंग्वेज का अलग एरिया है, भूख को कंट्रोल करने का अलग एरिया है। तो ब्रेन में अलग अलग फैकल्टी हैं। तो ये 12 जो है वो कैटेगरी कैंट ने बनाई। हालांकि वो मेडिकल साइंस वाली नहीं है, वो सिंपल वर्ड्स हैं, वो वर्ड्स याद नहीं रखने, लेकिन 12 कैटेगरी वाले हैं, वही से हम परसीव करते हैं। तो ये जो है आइडियलिज्म में मतलब ये मानते हैं कि सब कुछ हमारे ब्रेन के अंदर ही है। फिर फिनोमेना, न्यूमेना, जो फिनोमेना है जिसको हम डायरेक्ट परसीव कर सकते हैं। न्यूमेना जो है उसमें हम डायरेक्ट परसीव कर ही नहीं सकते, मतलब उसको हम नहीं, उसको परसेप्शन में हमारे वो आ सकता है, ठीक है, न्यूमेना। तो ये फिनोमेना आ जाएगा, ठीक है। तो आप फिनोमेनन है या न्यूमेनन है, इस पर तो हम डिबेट नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये और कांट ने दोनों जो है वो सिंथेसिस कर दिया, ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म की वो थ्योरी लेके आए। और ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म जो है वो बीच का मार्ग है इनडायरेक्ट रियलिटी का और आइडियलिज्म का। आइडियलिज्म का मतलब क्या है कि सब कुछ हमारे ब्रेन में है, उसी से हम परसीव करते हैं। और इनडायरेक्ट जो रियलिटी का मतलब ये है कि हम जो है वो इनडायरेक्ट भी जो है वो परसेप्शन करते हैं और इन्फरेंस निकाल सकते हैं। उनके बीच की कंडीशन को इन्होंने बोला ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म, ठीक है, ये है। अब कांट साहब की एक और ख़ास बात क्या है? कांट साहब की एक ख़ास बात ये है, एक तो होती है सिंथेसिस, एक होती है एनालिसिस, ठीक है। तो एनालिसिस में क्या होता है, कोई नई चीज़ नहीं आती, ठीक है। सिंथेसिस में कोई नई चीज़ आती है। तो इन्होंने जो ए प्रायोरी स्टेटमेंट्स को होते हैं वो तो रैशनलिज्म में होते हैं। ए प्रायोरी का मतलब मैथमेटिकल 2 + 2 = 4, और पोस्टियोरी का मतलब होता है जो बाद में आते हैं, ठीक है। तो कांट साहब ने इन दोनों को जोड़ दिया। कांट साहब ने क्या करा कि पहले क्या होता था, पहले होता था एनालिटिक प्लस ए प्रायोरी, ये हो गई आपकी मैथमेटिक्स, यानी रेशनल वाले हो गए। सिंथेटिक वाले क्या होते थे, मतलब एम्पिरिकल वाले क्या होते थे, वो बोलते थे सिंथेसिस प्लस पोस्टियोरी। सिंथेसिस का मतलब नई चीज़ प्लस पोस्टियोरी, मतलब बाद में वही चीज़ हम परसीव करते हैं, उसके बाद परसीव करने के बाद में हम जो है वो उसका समझते हैं, उसको परसेप्शन में आती है। तो कांट साहब बोले इन दोनों को जोड़ दिया उन्होंने, एक हिस्सा ले लिया उन्होंने एनालिटिक और उसका ए प्रायोरी का, तो ए प्रायोरी वहाँ से ले लिया, और जो है वो सिंथेसिस जो है वो उन्होंने एम्पिरिकल वालों से ले लिया, एम्पिरिकल वालों से सिंथेसिस ले लिया, रेशनल वालों से ले लिया ए प्रायोरी। उन्होंने कहा कि ये जो है दोनों मिले हुए हैं आपस में, ठीक है। मतलब हमें दोनों चीज़ों की ज़रूरत है। वही हीगल वाली बात होगी ना, इसलिए मैंने हीगल का पहले आपको बताया। तो हीगल क्या कह रहे हैं, हीगल यही कह रहे हैं कि ज़्यादातर क्या होता है, एक स्कूल ऑफ थॉट आता है, फिर दूसरा स्कूल ऑफ थॉट आता है, उसका काउंटर करता है, फिर सिंथेसिस हो जाती है, फिर इन दोनों में से जो है वो अपनी उपयोगी चीज़ें निकाल लेते हैं। ये चीज़ होती है। जैसे वही मैन वुमेन क्या बन गई, फैमिली बन गई, है ना। तो ये चीज़ हो गई, तो सिंथेसिस हो गया। तो अब उसमें मैन वुमेन एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, लेकिन बायोलॉजिकली जो है वो उनमें डिफरेंस है। तो यही मतलब हीगल ने भी यही कोशिश करी है समझाने की। और हीगल से पहले ये जो कांट है, उन्होंने भी कहा है, कांट का जब ध्यान रखना, कांट के क्वेश्चंस में एक वर्ड यूज़ होता है ट्रिनिटी, मतलब वो 3 चीज़ों को लेकर हमेशा जो है वो चलते हैं, ठीक है। मतलब हीगल एक ऐसे जो हैं फिलोसफर हैं जिन्होंने फिर इसको जो है वो बिल्कुल डायनामिक वे में समझाया। उससे पहले ये कांट साहब भी हैं वो ट्रिनिटी को लेकर चलते हैं कि यस नो, फिर उसका जो है वो कॉम्बिनेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है वो कांट भी वो चीज़ लेके चल रहे हैं, तो जो 3 चीज़ें जो होती हैं इसमें। तो इनका ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म है, ये कहते हैं परसेप्शन होता है। उसके बाद में फिर एम्पिरिकल भी हैं हम लोग, एम्पिरिसिस्ट भी हैं, रेशनल भी हैं, दोनों चीज़ें हैं। पहले परसेप्शन करते हैं, फिर हम रेशनल थिंकिंग करते हैं। मतलब एक तरीके से उन्होंने समझाया कि हमारे मस्तिष्क के काम करने की प्रक्रिया कैसी है, जो कि साइकोलॉजी में समझाई जाती है। कुछ विशेष नहीं है, साइकोलॉजिकल टच मतलब कांट साहब ने दिया।
फ़िलॉसफ़ी में अपनी, कि हम कैसे सोचते हैं, कैसे काम करते हैं, क्या होता है, कैसे होता है। साइकोलॉजिकल टर्म्स नहीं दिए उन्होंने, लेकिन वैसे अगर आप देखो तो साइकोलॉजिकल बेसिस जो है उन्होंने अपनी थ्योरी में दिया है। ठीक है? कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव्स क्या होते हैं कांट के इसमें? कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव्स का मतलब होता है जो डेंटोलॉजिकल चीज़ें होती हैं, मतलब जो है एक तो होता है एंड्स, एक होती है मीन्स। तो कांट साहब कहते हैं मीन्स हमारे अच्छे होने चाहिए, एंड से हमें मतलब नहीं है। मीन्स में सेंस ऑफ ड्यूटी होनी चाहिए, मतलब जो हम रास्ता चुनते हैं किसी चीज़ को करने का। ठीक है? तो ये कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव का मतलब होता है किसी चीज़, जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि कैंट के हिसाब से कोई स्टेटमेंट दे रखा होगा, वो पूछेंगे कि ये कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव कैंट के हिसाब से क्या होगा। तो कैंट के हिसाब से कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव ये होगा जो मतलब सही मीन्स होगा। ठीक है? ये चीज़ होगी। और कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव में क्या है कि वो यूनिवर्सल होना चाहिए, मतलब हर जगह उसको हम एप्लीकेशन उसकी लगा सकें। जैसे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो ये कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव है कैंट के हिसाब से? हाँ है। इसको हम यूनिवर्सलाइज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये है। अब वो कहेंगे साहब मैं गरीब हूँ इसलिए मैं चोरी करता हूँ, तो इसलिए मैंने चोरी करी। तो अब कैंट के हिसाब से ये कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि अगर सब ये यूनिवर्सलाइज नहीं कर सकते ना, अगर हर एक गरीब आदमी चोरी करने लगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है? किसी की जान बचाने के लिए झूठ बोलो, तो ये बात कैंट के हिसाब से कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव में कन्वर्ट कैसे होगी? नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये यूनिवर्सलाइज नहीं कर सकते हम। अगर हर एक व्यक्ति झूठ बोलने लगेगा तो फिर कल को फिर केओस इकट्ठा हो जाएगा। तो कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव जो कैंट का है उसमें ये चीज़ है कि हम वो चीज़ करें जिसमें सेंस ऑफ ड्यूटी हो और उसके मीन्स जो है वो अच्छे होने चाहिए। डेंटोलॉजिकल वे होता है। ठीक है? और इसके साथ ही साथ ये है कि यूनिवर्सलाइजेशन अगर हो रहा है उसका तो ठीक है, वरना ख़राब है। यूटिलिटेरियन अप्रोच अलग है जर्मी बेंथम की, और उसमें मतलब वो हम अगले उसमें डिस्कस करेंगे। यूटिलिटेरियन अप्रोच कहती है कि एंड अच्छा होना चाहिए, मीन्स कुछ भी हो। ठीक है? लेकिन कैंट कहते हैं मीन्स अच्छा होना चाहिए, एंड की हमें चिंता नहीं करनी है। ये है। तो महात्मा गांधी जो थे वो कैंट के सपोर्ट में है। महात्मा गांधी भी कहते थे कि मीन्स अच्छे होने चाहिए, अहिंसा होनी चाहिए। ठीक है? एंड से मतलब नहीं, हमें रिजल्ट से मतलब नहीं है। और जो उपयोगितावादी होते हैं, यूटिलिटेरियन वाले जो होते हैं, वो कहते हैं कि हमारे जो है साहब कि रास्ता कैसा भी हो, रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। तो ये डिफरेंस है दोनों में, यूटिलिटेरियन में, कैंट में, और हीगल मैंने आपको बताया। तो इनमें तो ये मतलब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी जो कीवर्ड्स है वो और डिस्कस करते रहेंगे हम। थैंक यू।